नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस हम लोग चल रहे हैं अब थोड़ा सा PYQs के ऊपर। और सबसे पहले टॉपिक जो मैंने टारगेट करी है PYQ में IIT एग्ज़ाम के लिए, वो है आपके लिपिड्स। तो लिपिड्स में दोस्तों मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि अब जो है काफ़ी डिले हो रहा है, तो अब हम लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। साथ में हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। तो इसमें मैंने जो है जब मैं क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रहा था, तो इसके अंदर मुझे दो काफ़ी अच्छे सेक्शंस लगे, जिसको मैंने एक जगह कलेक्टिवली मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया और उसको लेकर के आ रहा हूँ आपके पास, राइट। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि मैंने जो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिया है थोड़ा JNU बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन से, जो अपना एंट्रेंस कंडक्ट कराता था, और मैंने IIT जैम का भी क्वेश्चंस लिया हुआ है, राइट। तो आज हम लोग इसका डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, PYQs, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक्स आप लेक्चर में नहीं पढ़ पाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन के जरिए करना चाहिए, और ये सही स्ट्रेटेजी भी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखिए, ठीक है। अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मोस्ट ATP पर ग्राम इज यील्डेड बाय विच सबस्ट्रेट। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ये जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसको नोट करते चलिए, और वीडियो को पॉज करिए, खुद के लॉजिक से जरा इसको लगाने की कोशिश करिए। देखिए क्या आंसर होता है। कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब मैं इसका सही सॉल्यूशन देता हूं। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, मैं कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, इसलिए नहीं कि कोटा पूरा किया जाए, ठीक है। कह रहा है द मोस्ट ATP पर ग्राम इज यील्डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट। तो ये याद रखिएगा, ATP पर ग्राम जो होती है ना, जो कितनी रिलीज हो रही है, तो वो आपकी डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं, राइट। यही बताएगा आपका कि वो कितना ग्राम यील्ड करेगा ATP। तो याद रखिएगा इस सारे ऑप्शंस में देखिए, आइसोसाइट्रिक में दोस्तों उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होते हैं, रिलेटिवली एस्पार्टिक एसिड में भी नहीं होते हैं, ग्लाइकोजन में आते हैं, ग्लाइकोजन में भी नहीं होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ओलिक एसिड, राइट। तो ओलिक एसिड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें मैं कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा था कि हाइड्रोजन एटम जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ही परसेंटेज ऑफ आपकी ATP पर ग्राम यील्ड होगी सबस्ट्रेट से, राइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन, द रेट कंट्रोलिंग स्टेप, राइट, द रेट कंट्रोलिंग स्टेप। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेट कंट्रोलिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज कैटलाइज्ड। अच्छा, तो इसका क्या आंसर होगा। देखिए फैटी एसिड सिंथेसिस, अब ये तो मैंने पढ़ाया नहीं फैटी एसिड सिंथेसिस, क्योंकि मैंने इसको नहीं पढ़ाया है, तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि अभी हम लोग को साइकिल वगैरह ये सब पढ़नी है, राइट। ये क्वेश्चन आया हुआ था JNU में दोस्तों। तो जो फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है वो किससे बनता है फैटी एसिड, पहले तो ये याद रखिएगा, ये बनता है एसिटाइल CoA, राइट, एसिटाइल CoA और प्लस मेलोनाइल CoA के कॉम्बिनेशन से, मेलोनाइल CoA, राइट। तो एसिटाइल CoA और मेलिनाइल CoA, इसके कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होती है, याद रखिएगा, एसिटाइल CoA और मेलिनाइल CoA के कॉम्बिनेशन से क्या बना आपका फैटी एसिड सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। द नेम ऑफ द एंजाइम इज फैटी एसिड सिंथेस, फैटी एसिड सिंथेस। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि रेट कंट्रोलिंग स्टेप क्या होगा। तो रेट कंट्रोलिंग स्टेप के लिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एसिटाइल CoA जो होता है, एसिटाइल CoA ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों मेलोनाइल CoA में। बहुत लंबी साइकिल होती है, इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। एसिटाइल CoA कन्वर्ट होता है मेलोनाइल CoA में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज, CoA कार्बोक्सिलेज, राइट। तो यही आपका क्या होता है ना, यही आपका रेट लिमिटिंग है, ठीक है, यही आपका रेट कंट्रोलिंग एंजाइम है। तो याद रखिएगा फैटी एसिड सिंथेस नहीं, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज, ठीक है, यही आपका क्या होता है, रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज। इसमें होता क्या है कि कंट्रोल करता है क्या, फॉस्फोराइलेशन और एलोस्टोरिक रेगुलेशन से, राइट। तो इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, राइट, फॉस्फोराइलेशन, और क्या रिलीज कर देता है ये, एलोस्टोरिक रेगुलेशन। तो एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिपिड्स दैट आर फाउंड इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स।
तो लिपिड्स जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, लिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों, मैं याद होगा आप लोगों को मैं बता रहा था, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड होती है, राइट, फैटी एसिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, थोड़ा सा मैंने बताया क्योंकि मैं इसको उसमें बताने वाला हूँ, सेलुलर बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में बताने वाला हूँ, राइट। तो याद रखिएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड दोनों पाई जाती है, राइट, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक दोनों एंड्स पाए जाते हैं इसमें। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एम्फीपैथिक बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना गेट में भी आया था, थोड़ा सा घुमा करके पूछा था, राइट। तो ये जो है एम्फीपैथिक होते हैं। तो यानी कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कॉम्बिनेशन जो होते हैं ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और जब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एक ही स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो एम्फीपैथिक होते हैं, राइट। और आर कॉमनली रिफर टू एज ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स, नहीं भैया, TAG तो नहीं कहते हैं उसको। कंटेन ओनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ना भाई बिल्कुल नहीं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों कंटेन करते हैं। आर नॉर्मली कोवैलेंटली एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स, नहीं, जरूरी नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन एलिमिनेट करने वाला तो नहीं था, एलिमिनेट तब किया जाता है जब ऑप्शन एकदम सेम लग रहे हो, राइट। ये एलिमिनेट करने वाला तो नहीं था क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जब दोनों एक साथ आते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा एम्फीपैथिक। अगला देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ओलिक एसिड। अब देखिए ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर की है। एक सेकंड जरा मैं स्लाइड में आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने स्लाइड थोड़ा सा प्रिपेयर किया इसके लिए, ये देखिए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो पूछा जा रहा है इसका, तो ये मैं आपको चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इमीडिएटली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने, चलिए ठीक है। अब देखिए कार्बन्स की बात हो रही है, तो लॉरिक एसिड का देखा जाए तो 12 होगा, ठीक है, मायरिस्टिक एसिड का 14 होगा, पॉमिटिक एसिड का 16 है, स्टेरिक एसिड का 18 है और एराकिटिक एसिड का क्या है, 20। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड एसिड्स के बारे में। ओलिक एसिड इज 18, लेनोलेनिक एसिड इज 18, लिनोलेनिक इधर है, ये लेनोलेइक एसिड है, राइट। फिर क्या है, एलोस्टेरिक, फिर एराकिडोनिक, 18 एंड 20। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखिए, देखिए ये भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, पूछ देता है कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ अपीयर हुए, तो यहाँ पे एक बार हो रहा है ओलिक एसिड में, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3, हाउ मेनी टाइम्स हियर इट इज 1 2 3 एंड 4। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। और मेल्टिंग पॉइंट भी याद रखिए। मेल्टिंग पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ याद रखिए कि आप जो है कोई क्वेश्चन घुमा रहा हो ना, तो आपको अगर मेल्टिंग पॉइंट एकदम करेक्ट याद है तो आप डायरेक्टली आंसर को क्लिक कर देंगे, राइट। अगर याद ही नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट्स लगाइए। अब 75 तो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कितना कॉन्सेप्ट लगाते फिरेंगे, इसलिए बढ़िया चार्ट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू प्रिपेयर बाय मेमोराइजिंग द थिंग्स। व्हाई आर यू यूजिंग द लॉजिक व्हेन द फैक्ट्स एंड डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसको ढंग से याद कर लीजिए पूरी लिस्ट को, और ये लिस्ट एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये चार्ट उस क्वेश्चन को इजी बना देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए जरा मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ वापस। आई एम सॉरी, मैंने इसको थोड़ा, इस स्लाइड को थोड़ा सा पीछे लगा दिया है, इसको थोड़ा सा और आगे लगाना चाहिए था। तो सवाल ये था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ओलिक एसिड। तो दोस्तों एकदम फैक्ट्स बात है, अभी हम लोगों ने देखा 18 थे उसके अंदर, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 18। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। और देखिए मैंने एविडेंस के लिए स्क्रीनशॉट्स लेके लगाया है। मैं चाहता तो इसको टाइप कर सकता था, लेकिन टाइपिंग टाइम भी टेकिंग भी होता है, आपका लेक्चर भी लेट हो जाता है। और ये देखिए फॉर एन एविडेंस, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चंस बस ले आकर के लगा देते हैं, देखो भाई IIT एग्जाम में पूछा था, जबकि IIT एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं होता है, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं आपको। इसलिए उस बुक से पढ़िए या उससे पढ़िए जिससे रेफरेंसेस दिया हो, राइट। तो JNU बायोटेक उस पर लिखा हुआ है 2002, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन्स। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, मॉड्यूलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम, ठीक है, पहले हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूट्स टू द रिजिडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स, एक्ट्स एज अ शुगर कैरियर, नन ऑफ द अबव। देखिए नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, क्योंकि देखिए तीनों ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन्स, ये कैल्शियम को नहीं मॉड्यूलेट करता है भैया, कैल्शियम को मॉड्यूलेट नहीं करता है ये।
फिर एक्ट एज अ शुगर कैरियर, शुगर का कैरियर कोलेस्ट्रॉल कैसे हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रीब्यूट्स टू द रिजिडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स। वैसे भी आप जानिए कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग पढ़ते हैं रिजिडिटी के लिए। वैसे इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा सेल बायोलॉजी में। लेकिन अब क्या करें, थोड़ा सा फैटी एसिड्स जो होती है ना दोस्तों, मैंने बोला था बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो आपको सारे फिजियोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सारे बिगेस्ट ब्रांचेस जो हैं लाइफ साइंसेस की, उससे कहीं ना कहीं अटैच करा देगी। ठीक है, इसलिए कहता हूँ बायोकेमिस्ट्री पे हमेशा फोकस्ड रही है, कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टिविटी में आपको बहुत कुछ बता देती है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी कंट्रीब्यूट्स टू द रिजिडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जेएनयू बायोटेक 2003 में आया हुआ था दोस्तों। एकदम पुराने क्वेश्चंस लाने की कोशिश की हूँ जिसके रिपीटेशन के चांसेस कितने हैं? 90 to 95%। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स हैज़ अ नेट निगेटिव चार्ज? पूछ रहा है कि नेट निगेटिव चार्ज जो है किसके ऊपर है। देखिए नेट निगेटिव चार्ज पूछ रहा है, तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन तो बिल्कुल नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल तो एकदम ही नहीं होगा, और ये क्या है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, नहीं ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर विल भी, अगर नेट चार्ज पूछे तो दोस्तों सिंपली मारिएगा करेक्ट आंसर फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ये भी एकदम मेमोराइजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्या करता है दोस्तों, साइटोसोलिक साइड के सेल में प्रेजेंट होता है। जैसे सेल है तो सेल के साइटोसोलिक रीजन में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। इसके हेड जो है पॉइंट कर रहा होता है इस टाइप में। तो अगर नेट नेगेटिव चार्ज पूछे तो एकदम आंख बंद करके दोस्तों फॉस्फेटिडाइल सेरीन पे टिक मारिएगा, ठीक है। अच्छा, फॉस्फेटिडाइल सेरीन का एक बार स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्या है, लेनोलेइक एसिड। याद रखिएगा लेनोलेइक एसिड भी एक लेनोलेनिक एसिड भी, मैंने आपको चार्ट दिखाया है। तो लेनोलेइक एसिड इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बिकॉज लेनोलेइक एसिड सिंथेसाइज नहीं होता है एनिमल में, बिकॉज देखिए अब देखिए इसमें मेमोराइजिंग भी है, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे, राइट। तो अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे आप कि सिंपल सी बात जानिए कि इसको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए रहती है ना एनिमल्स, मैंने इसको पढ़ाया भी, आपको याद होगा। इसको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होती है एनिमल्स के अंदर वो नहीं होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट। मैं अभी इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझाता हूँ इससे रिलेटेड। पहले मैं जान लूँ कि ऑप्शन ए डी तो मान लीजिए वैसे ही पूरी तरह से गलत है। ए ऑप्शन क्यों नहीं सही है? इट इज़ टॉक्सिक टू द सेल। भैया लेनोलेइक एसिड टॉक्सिक नहीं होती है सेल के लिए, बल्कि न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में रहती है। वो कहाँ से वो टॉक्सिक हो जाएगी? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्यों ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि लेनोलेइक एसिड जो है ना एक तरीके की एसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है। तो एसेंशियल है, इसका मतलब इसकी एंजाइम क्या है, बॉडी में एब्सेंट होगी एनिमल के, राइट। ये कॉन्सेप्ट बना आपके। और डेफिशिएंसी जो होती है ना लेनोलेइक एसिड की, ध्यान से सुनिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिए। लेनोलेइक एसिड की जो डेफिशिएंसी होती है ना वो क्या करती है कि वो हेयर लॉस कराती है, ठीक है, और पुअर होती है वुंड हीलिंग में, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से ये बहुत फेमस है, और मैंने इसका नाम आपको लिखवाया था, आप अपना नोट्स चेक करिए, मैंने लिखवाया है इसका नाम। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलते हैं, राइट। ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलते हैं इसको। बात समझ में आई? यही होता है लेनोलेइक एसिड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? और लेनोलेइक एसिड किसको बोलते हैं, ओमेगा 6 को। तो एक और नाम जान लीजिए, ओमेगा 3 को हम लोग क्या बोलते हैं। ओमेगा 6 आपका क्या था, लेनोलेइक एसिड था। तो व्हाट इज ओमेगा 3? व्हाट इज ओमेगा 3? इट इज लेनोलेनिक एसिड। इसलिए कंफ्यूज मत हुइएगा, इसीलिए मैंने बोला था लेनोलेनिक एसिड इज डिफरेंट थिंग और लेनोलेइक एसिड डिफरेंट थिंग है। उसको ओमेगा 6 नाम से जानते हैं, इसको ओमेगा 3 नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक आपको टास्क दे रहा हूँ, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेएनयू बायोटेक 2005 में पूछा हुआ है ये सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ 2 डबल बॉन्ड्स। मैंने वो चार्ट दिखाया है आपको दोस्तों, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ऑप्शन आपको क्या लगता है, जरा देखिए। अनसैचुरेटेड में आइए भैया, ये सैचुरेटेड को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू लुक एट द सैचुरेटेड कार्बन बिकॉज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द अनसैचुरेटेड एसिड्स, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू टू फिगर दिस आउट फ्रॉम दिस फिगर। क्या दिया हुआ है, लेनोलेइक एसिड
में कितने दिए हुए हैं, डबल दिए हुए हैं। लेनोलेनिक को ध्यान से देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, लेनोलेइक और लेनोलेनिक ये जो दो है ना, ये नाम में बहुत कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। तो लेनोलेइक और लेनोलेनिक एसिड का दो अलग अलग नाम होता है, वो पहले आप नाम जान गए। फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग देख लीजिए, तो लेनोलेइक एसिड में बॉन्ड्स कितने हैं, डबल बॉन्ड 2 ठो हैं, और लेनोलेनिक में कितने, 3 ठो हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि डबल किस में होंगे, तो वो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, लेनोलेइक एसिड होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उस चार्ट को सेव कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी मैंडेटरी चार्ट। तो यस, हियर इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद 2 डबल बॉन्ड। आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई पूछ दिया, ठीक है। लेनोलेइक एसिड इसमें नहीं, ओलिक एसिड में नहीं होता है, पामेटिक में भी नहीं होता है, स्टेरिक में। ये मेमोरी बेस्ड था, मेमोरी बेस्ड ऐसे ही आएंगे दोस्तों, वो एकदम आपको दिख जाएगा 1 वर्ड में या 2 वर्ड में। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, आपकी चांदी हो जाती है उस दिन जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मोर देन 60% आ जाते हैं, तो क्योंकि ये तो एकदम जैकपॉट लगने की तरह है अगर आप मेमोराइजिंग में अच्छे हैं तो। अगर आपका कॉन्सेप्ट बनाना बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है कि भाई हम कॉन्सेप्ट बना करके चलेंगे चीज़ों को, तो आप जो है ये बेस्ट एग्ज़ाम है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत रेयरली ही होता है ऐसा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 60% से अबव पूछ दिया, तो उस समय कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है। मैंने इसकी एनालिसिस की थी, इस पर कभी सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है मुझे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्राउन फैट क्या होता है, व्हाट इज़ अ ब्राउन फैट। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन JNU। क्या बात है भाई, सारे बायोटेक JNU के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए अगर ये JNU के हैं तो अब उसके भी आएंगे, IIT JAM के भी आएंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर करके आएगा, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलवेज टीचर्स यू समथिंग। तो ब्राउन फैट क्या है, एनी रफ आइडिया, तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। भैया गूगल पे नहीं जाना है, खुद से ही दिमाग लगाइए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है ब्राउन फैट में। चलिए वीडियो अगर सोच लिया आपने तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ब्राउन फैट क्या होता है, ब्राउन फैट जो होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके के एडिपोज टिश्यूज होते हैं दोस्तों, जो पाए जाते हैं मैमल्स के अंदर, ठीक है। और ये न्यू बॉर्न्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहला एक पॉइंट लिख लीजिए कि ये फाउंड इन न्यू बॉर्न्स, फाउंड इन न्यू बॉर्न्स। ब्राउन फैट का मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ एक तरीके से। एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट कि ये जो है एक तरीके के क्या होते हैं ना कि हाइबरनेटिंग एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, हाइबरनेटिंग मैमल्स, राइट, मैमल्स। और पॉइंट नंबर 3 है कि मैं स्पेशल फीचर बता रहा हूँ, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, जनरेट करता है क्या, हीट। क्या जनरेट करता है दोस्तों, हीट। तो दोस्तों अगर इन तीनों को देख लिया जाए तो आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आप पहले ऑप्शन को देखिए, हेमाटोपोएटिक टिश्यू, बिल्कुल नहीं, मेरे इन तीनों पॉइंट से ये नहीं मैच कर रहा है। थर्मोजेनिक, इस पे आते हैं अभी। लिम्फॉइड टिश्यू तो बिल्कुल नहीं, कंडक्टिंग टिश्यू की बात तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, और मैंने लिखा हुआ है जनरेट हीट, तो भैया थर्मोजेनिक टिश्यू हुआ ना ये एक तरीके का, इट्स अ काइंड ऑफ अ थर्मोजेनिक टिश्यू। तो आप ब्राउन फैट का भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, जो कि पिछले पॉइंट में मिस हो गया था, ठीक। अच्छा अगला देखिए, अगला सवाल है कि काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं। पता नहीं आप इसको काइलो प्रोनाउंस करते हैं या चाइलो, ठीक है, मैं काइलो बोलता हूँ, सो इट्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। सो व्हाट आर काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं, ऑप्शंस को देखिए। अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स कोटेड विथ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, या फैट ड्रॉपलेट्स कोटेड विथ ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स। देखिए दोस्तों काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं ना, वो एक लाइपोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं, और ये क्या क्या कंटेन करते हैं तो मैं आपको बता दूं क्या क्या कंटेन करते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स कंटेन करते हैं, राइट, ट्राइग्लिसराइड्स, ये ट्राइग्लिसराइड्स कंटेन करते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स कंटेन करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। कोई बात नहीं अगर आप इसको नहीं जानते हैं, एक तरीके से आप डेफिनेशन जान रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन कंटेन करते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और क्या, प्रोटीन्स। याद रखिएगा प्रोटीन्स तो करते हैं लेकिन अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स नहीं करते हैं, ठीक है, लिपिड्स। और क्या करता है, इनका मेन फंक्शन जान लीजिए, फंक्शन इज मैंडेटरी टू नो काइलोमाइक्रॉन्स। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं कि ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या, डाइटरी लिपिड्स को, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू वेयर, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये आपका क्या है,
कुछ स्पेशल फीचर्स हैं काइलोमाइक्रॉन्स के, राइट। ये ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं, और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ दी डाइटरी लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, एक तरीके के फैट ड्रॉपलेट्स हैं कोटेड विथ फॉस्फोलिपिड्स। सर आपने तो बोला है कि जो है ये प्रोटीन्स भी कंटेंट करते हैं, तो क्या मैं अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स मार दूं? नहीं, प्रोटीन्स में भी स्पेशल। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ डिमांड ही ऐसा कर रहा था आपसे कि आप जो है प्रिसाइसली चीज़ों को पढ़े हैं या नहीं। तो प्रिसाइस में भी आप याद रखिएगा अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो हैं वो नहीं ये कंटेंट करता है। तो काइलोमाइक्रोन की एक तरीके से डेफिनेशन लिख लीजिए, कहीं नोट मार के हाईलाइट करके इसको, कि ये फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं कोटेड विथ फॉस्फोलिपिड्स, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैरोटीन्स प्रोटेक्ट्स प्लांट्स अगेंस्ट, वाओ, कैरोटीन्स, अब क्या बताऊं, ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोटोसिंथेसिस में मिलेगा। बट देखिए ये खेल, फैटी एसिड्स का खेल देखिए, बायोकेमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, फ्रॉम एनी वे, फ्रॉम एनी रूट, आप इससे एस्केप नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको हार्श टाइप लग रही होगी कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चंस को ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। आई एम सॉरी फॉर दिस, अगर आपको थोड़ा लग रहा हो कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो, ठीक है। कैरोटीन्स प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम, याद रखिएगा, कैरोटीन्स जो होते हैं ना, कैरोटीनाइड्स, ये लाइट गैदरिंग सिस्टम फ्रॉम ट्रीज और ओवर एक्सपोजर जो सनलाइट की होती है ना, जो डैमेज करती हैं लाइट, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं ये। सो व्हाट शुड बी इट्स करेक्ट आंसर? फोटो ऑक्सीडेशन, राइट। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। डेसिकेशन, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। सर डेसिकेशन भी समझा दीजिए ना। नो, डेसिकेशन जाइए और आप गूगल पे सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है, थोड़ा सा वर्क करिए, ठीक। कैरोटीन्स प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसको लिख लीजिए आप, बहुत वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। ये एसेसरी पिगमेंट रोल ऑफ द कैरोटीनाइड्स हेल्प्स टू फनल द लाइट गैदर्ड एनर्जी फ्रॉम द क्लोरोफिल और यूज कैरोटीनाइड्स ब्लॉक्स सम ऑफ द लाइट, ठीक है, दैट कुड डैमेज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी तरीके से आपके सेफ, भैया क्लोरोफिल ही नहीं सेफ रहेगा तो आप फिर कैसे प्रोटेक्ट करोगे? आप कैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाओगे, और कैसे आप जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे? तो इट इज़ मैंडेटरी। तो कैरोटीन्स तो हुए ना इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगला देखिए, अ पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन देखिए यहीं से घुमाना शुरू होता है। पोइकिलोथर्मिक एनिमल जो होते हैं लिविंग इन द आर्कटिक would have compared to one living in the temperate climate zone a plasma membrane rich in, अरे भैया ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, तो बहुत आसान सा सवाल है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पोइकिलोथर्मिक एनिमल को अगर आप जान रहे हैं तो आप जान जाएंगे कि दैट्स एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अच्छा, कोई और जगह पे रह रहा होता तो क्या वहाँ पे सैचुरेटेड होता क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट एबंडेंटली इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल? इसमें से कौन सबसे ज़्यादा एबंडेंट? अब देखिए ये तो डेटा पे आ गया ना, ये तो डेटा पे सवाल है। अगर आप डेटा और फैक्ट्स मेमोराइज करने में अगर आप अच्छे हैं तो देखिए ये सब क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? वीडियो को पॉज करिए, सोचने की कोशिश करिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर है ग्लाइसेरो। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड्स। मैं इस चीज़ को सेल बायोलॉजी में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल आप बस इतना जानिए कि ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द सेल में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन अ बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन, क्या बात है भाई, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं सोच रहा हूँ जल्द से जल्द इसी पे वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है। इन अ बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन सच अ वे दैट, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शंस को देखते जाइए बस। तो अब ऑप्शंस इसके ये हैं, द हाइड्रोफिलिक टेल्स आर सैंडविच्ड बिटवीन ऑल द हाइड्रोफोबिक टेल्स। ओके, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस, देन वी वुड बी एबल टू फिगर दिस आउट, राइट। एक ऐसे होता है एंड देन दिस वन, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन हो रही होती है, ठीक है। देन अगेन सैंडविच्ड मॉलिक्यूल लाइक दिस, ओके। सो द हाइड्रोफिलिक, ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोफिलिक जो एंड्स होते हैं दैट आर सैंडविच, ये है दोस्तों हाइड्रोफिलिक। ये कहाँ से सैंडविच्ड हो रहा है? ये तो नहीं सैंडविच्ड हो रहा है, नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। द हाइड्रोफिलिक हेड्स आर सैंडविच्ड बिटवीन ऑल द हाइड्रोफिलिक टेल्स। हाइड्रोफिलिक टेल्स, नो, ये हाइड्रोफिलिक है
and this one is phobic. Okay, this one is phobic and this one is philic. तो उसमें से कहाँ सैंडविच्ड हो गए? ओके, लेट अस सी द थर्ड ऑप्शन, द हाइड्रोफोबिक टेल्स, हाँ हाइड्रोफोबिक हैं, टेल्स होते हैं, आर सैंडविच्ड बिटवीन द हाइड्रोफिलिक हेड्स. यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर डी तो इमीडिएटली गलत हो जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कुछ नहीं थी, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक था एंड इट वाज नथिंग एल्स. तो ये आपकी हेड टेल है एंड दिस वन इज योर टेल. तो ये जो आपके हैं ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, देयर इज योर इंटीग्रल प्रोटीन, राइट. सो ये जो आपका है ना हाइड्रोफिलिक एंड दिस वन इज हाइड्रोफोबिक. ये जो टेल होता है ना, दिस वन इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस वन इज योर हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है. तो ये सैंडविच्ड है ना, ये टेल जो है ये सैंडविच्ड है किसके बीच में? हाइड्रोफिलिक, क्या आपके हेड्स के. हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं? हाइड्रोफोबिक टेल्स को दबाए हुए हैं, सैंडविच्ड किए हुए हैं, राइट. हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर सेल मेम्ब्रेन वाली जो टॉपिक है. फिलहाल में क्योंकि ये फैटी एसिड से कनेक्टेड था, जस्ट बिकॉज ये फैटी एसिड से कनेक्टेड था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड? नाउ अगेन, which of the following is not a glycosphingolipid? इनमें से कौन ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड नहीं है? तो आपको बता दूं, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड जो होते हैं ना एक तरीके का सब टाइप होता है क्या? ग्लाइकोलिपिड्स का. ठीक है, कंटेनिंग द अमीनो एल्कोहल एंड स्फिंगोसाइन. ठीक है, तो अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं. ये जो आपका ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है, राइट, ये जो आपका ग्लाइकोस्फिंगो, ये होता क्या है? तो ये एक तरीके का सब टाइप है किसका? ग्लाइकोलिपिड का. ग्लाइकोलिपिड का. ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड क्या बना होता है? तो अमीनो एल्कोहल का बना होता है, राइट. अमीनो एल्कोहल का बना होता है. और किसका बना होता है? स्फिंगोसाइन का बना होता है. स्फिंगोसाइन. तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन इसमें से नहीं है. ठीक है, इज नॉट अ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, कौन नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नाम याद कर लीजिए. सेरिब्रोसाइड होते हैं, गैंग्लियोसाइड होते हैं, ग्लोबोसाइड होते हैं, स्फिंगोमाइलिन नहीं होता है. ठीक है, स्फिंगोमाइलिन नहीं होता है. अब क्या होते हैं ये चारों, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक में जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा, राइट. तो दोस्तों ये मैंने 15 मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, फिलहाल तो अभी जेएनयू का उठाया, आईटी एग्जाम का भी मैं उठाऊंगा उसमें से, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे. क्योंकि मैंने बोला था कि मैं सही तरीका होता क्या है पढ़ने का? सही तरीका यही होता है कि आप जो भी पढ़ो तुरंत इमीडिएटली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ. ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चंस लगाए. अब उसके बाद मैं हर एक टॉपिक से पढ़ाऊँगा आपको. थोड़ा सा ये भी देख लीजिए दोस्तों, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं इसमें हम लोग क्या क्या, जो लॉरिक एसिड है तो उसका फॉर्मूला ये है, कितने कार्बन और उसका रेशियो दिया हुआ है, राइट. तो आपका उसको क्या क्या बोलते हैं, राइट. तो रेशियोज इस चार्ट का भी आपको ले लीजिए. वैसे मैं इसको समझाऊंगा और थोड़ा इसका कैलकुलेशंस भी हम लोग करेंगे कैलकुलेशन वाले पोर्शन में, राइट. अभी नहीं करेंगे. केमिस्ट्री पे भी वीडियोस बन के तैयार हो रही हैं दोस्तों, फिजिक्स पे भी बन के तैयार हुई हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैथमेटिक्स में हम लोग वही पढ़ेंगे जिसकी ज़रूरत है, और बिना बात का एंजाइटी नहीं लेंगे हम लोग कि भैया मैथ नहीं सॉल्व हो रहा है हमसे, अब तो निकाल ही नहीं पाएंगे. ठीक है, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है. तो दोस्तों ये थी वीडियो आपकी क्वेश्चंस के ऊपर, PYQs के ऊपर, क्योंकि ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो थी इसलिए मैंने इसको बना लिया है. अभी हम लोग मॉक टेस्ट भी फ्री में देंगे आप लोगों को. ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अब भैया इतनी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है. तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.